प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो पहले है परिचय, इंट्रोडक्शन। आइए इंट्रोडक्शन को देखें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, बिजली के बल्ब से प्रकाश का उत्पन्न होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना। बता दें प्यारे बच्चे कि आप लोग केवल वीडियो देखते हो, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ करना है वो अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है। तो आपका फ़ायदा इसमें है कि वीडियो आपके पास हमेशा पहुँचे, इसके लिए आपको लाइक करना है, आपके दोस्तों के पास पहुँचे इसलिए शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आइए हम आगे देखते हैं। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्रमशः हम भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो पदार्थ में होने वाला परिवर्तन है, उनके परिवर्तन को गुणों को देखते हुए हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक परिवर्तन वो होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक अवस्था तो बदलता है लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता है। तथा दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसमें उसके रासायनिक गुणधर्म, पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। पहले हेडिंग है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन अथवा कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन में या उसके कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत समझते हैं। आइए हम देखते हैं डबल आई, रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका रासायनिक संगठन मूल पदार्थ के संगठनों से बिल्कुल भिन्न होता है। रासायनिक परिवर्तन में जो एक नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म उस पदार्थ से भिन्न होता है जिससे वो बना होता है। जैसे मैग्नीशियम का जलना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही का बनना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। मतलब मैग्नीशियम का जलना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लोहे में जंग लगना Fe2O3 बनता है, दूध से दही का बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। आइए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर बात की जाएगी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करें और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करें जिनके रासायनिक गुणधर्म रासायनिक क्रिया करने वाले पदार्थ से भिन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है जिनका गुणधर्म उन पदार्थों से भिन्न होता है जिनसे वे बने होते हैं। ऐसी क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे देखिए। जैसे देखिए अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो यह कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, साथ में जल बनाता है, साथ में दो अणु अमोनिया गैस बनता है। अब कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया ये सदैव भिन्न हैं, किससे? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड से। तो अनेक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो धीमी गति से चलती हैं और बहुत सी ऐसी अभिक्रिया होती है जो तीव्र गति से होती है। इस प्रकार अभिक्रियाओं को हम दो भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि इस संसार में दो प्रकार से अभिक्रियाओं को देखा जाता है, या तो तीव्रगामी अभिक्रिया देखें या तो बहुत ही मंद गति की क्रिया देखें। तो कुछ अभिक्रियाएं मंद गति से होती हैं तो कुछ अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। आइए हम आगे देखते हैं।
तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से संपन्न होती है उसे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है प्यारे बच्चों। जैसे सभी आयनिक अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अम्ल H2SO4 लिया गया है और क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। ये जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। वैसे भी हम जानते हैं जब अम्ल का क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। यहाँ लवण के रूप में सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। आइए हम आगे देखते हैं। मंद अभिक्रिया, जिसको स्लो रिएक्शन कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जो धीमी गति से संपन्न होती है उन रासायनिक अभिक्रियाओं को मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना, रोटी में फफूंद का लगना आदि मंद रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके पहचानने की क्या विधि हो सकती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित पहचान होती है। पहला है अवस्था परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा बात है ताप परिवर्तन, चेंजेज ऑफ द टेम्परेचर। तीसरा है रंग में परिवर्तन, चेंजेज ऑफ द कलर। गैस का निकलना, इवॉल्व ऑफ द गैसेस। इस प्रकार से अगर गैस निकल रहा है, चेंज ऑफ कलर हो रहा है, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा। आइए हम आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अधिक अभिकारक को तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पाद को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों अभिकारक होगा, तो अभिकारकों यह है, अभिकारकों तथा अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह रासायनिक समीकरण का एक तरह से परिभाषा हुआ। अब आगे देखें। रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व के पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के बाद के अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि अभिकारक के दो भाग होते हैं, अभिकारक और अपकर्मक। दोनों अभिकारक ही होते हैं, लेकिन एक केवल अभिकारक कहलाता है, दूसरा का अभिकर्मक कहलाता है। तो अब अभिकारक और अभिकर्मक में क्या अंतर है इसके बारे में हम बता दें। तो अभिकर्मक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रति उत्तरदायी होता है उस पदार्थ को हम अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक को अंग्रेजी में रिजेंट कहते हैं। तो रिजेंट को आपको अच्छी प्रकार से समझना होगा कि रिजेंट ही वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अभिकारक। तो पहले अभिकारक आया, रिएक्टेंट हुआ। तो अभिकारक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया आप देख सकते हो कि NaOH पर जब HCl की क्रिया कराते हैं तो Na का प्लस और HCl का माइनस Cl आपस में क्रिया करके NaCl, NaOH का नेगेटिव OH तथा HCl का पॉजिटिव H आपस में क्रिया करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिकारक कहलाते हैं। अब बात करेंगे हम उत्पाद के बारे में। उत्पाद को हम प्रोडक्ट कहते हैं। वे पदार्थ जो एक या एक से अधिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं उन पदार्थों को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त सोडियम क्लोराइड तथा जल उत्पाद कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं जिन्हें तीर के दाईं ओर लिखा जाता है, ऐसे बनने वाले नए पदार्थों को ही उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं।
जैसा कि आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड और जल उत्पाद के रूप में है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया इसके पहले अभिकारक में दर्शाया गया है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, यद्यपि परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से सामान्यता दर्शा सकती हैं। इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं को एक वर्ग विशेष में रखा जा सकता है। तो अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणों के आधार पर उनको जो हम अलग अलग विभाजित करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के रूप में जाना जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक रासायनिक अभिक्रिया संयुक्त करके एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में है अमोनियम और हाइड्रोजन क्लोराइड का आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड अर्थात नौशादर का सफ़ेद धुआं बनता है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया में अमोनिया गैस है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करता है। क्रिया के परिणाम स्वरूप अमोनियम क्लोराइड या नौशादर का सफ़ेद धुआं बनता है, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। इसी प्रकार CO प्लस Cl2 से क्रिया करके COCl2 फॉस्जीन गैस बनाता है। इसी प्रकार अन्य है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार H2Cl2 के साथ संयोग करके 2HCl बनाता है, यह भी संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार H2 प्लस Br2 अभिक्रिया करके 2HBr बनाता है। इसी प्रकार H2 प्लस I2 रासायनिक अभिक्रिया करके 2HI बनाता है। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनाती है। कोयला का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। उपरोक्त सभी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि मैंने बताया समझाया। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो जो अधिक क्रियाशील पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए हम आगे की ओर देखें। जब कॉपर सल्फेट को नीले विलयन में आयरन की पत्ती डाली जाती है, आयरन के धातु तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे या कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को विस्थापित कर देता है, जिससे उसका नीला रंग धीरे धीरे हरे रंग अर्थात फेरस सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। आइए इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखता हूँ। देखिए कॉपर सल्फेट है, इस पर आयरन की क्रिया कराई जाती है। तो आयरन जो है Fe जो है Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण Cu को विस्थापित करके FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण उसका नीला रंग सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब दूसरी अभिक्रिया भी है। जब कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक की पत्ती डाली जाती है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट पर जब जिंक की अभिक्रिया कराई जा रही है तो जिंक सल्फेट बन रहा है, साथ में कॉपर विस्थापित हो जा रहा है। यह किसका उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में। अब अभिक्रिया है हमारा वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, डेकम्पोजिशन रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो वियोजन अपक्रिया में वह कारक के कारण पदार्थ अपने अपघट्यों में वियोजित हो जाता है, अपने सूक्ष्म तत्वों में वियोजित हो जाता है, जिसे हम वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आइए हम देखते हैं। यह अपक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। मतलब ये सब क्रिया को संपन्न होने में उष्मा या प्रकाश या विद्युत का सहायता लिया जाता है, इसके कारण संपन्न होता है। इन अपक्रियाओं में अपक्रिया के कारण अर्थात उष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी यह मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता, अतः यह अपक्रिया अनुत्क्रमणीय होती हैं। मतलब इनसे होने वाली अपक्रियाएं जो होती हैं अनुक्रमणीय अपक्रिया होती हैं, रिवर्सिबल नहीं होती हैं। वियोजन अपक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो वियोजन अपक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो जो निम्नलिखित हैं आइए हम देखते हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपक्रिया कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यह अपक्रिया वियोजन अपक्रिया होती है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, हीट करते ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसी प्रकार जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो यह फेरस ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। इसमें के साथ SO2 तथा SO3 सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनता है। तो इस प्रकार की अपक्रियाएं जो है ऊष्मीय वियोजन है। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया में ऊष्मा दिया जाता है, ऊष्मा के कारण यह वियोजित हो जाता है। तो किस में वियोजित होता है? अपने अपघट्यों में वियोजित होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। प्रकाश अपघटन अपक्रिया को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। जब वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। जैसे अगर प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड AgCl को रख दिया जाए तो यह 2Ag सॉलिड तथा Cl2 गैस में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार का जो वियोजन होता है प्रकाश अपघटन के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया के बारे में। अगली अपक्रिया है विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय वियोजन। इलेक्ट्रोलिसिस आर द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वह अपक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाता है। यह विद्युत अपघटन का परिभाषा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रिया विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर प्राप्त होते हैं। तो विद्युत अपघटन अपक्रिया की पहचान यह है कि जब पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यह रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न होगी तो यह 2 सरल यौगिक में टूटेंगे, एक धनायन पर प्राप्त होगा और दूसरा ऋणायन पर। जो पॉजिटिव है वह कैथोड पर प्राप्त होगा और जो नेगेटिव है वह एनोड पर प्राप्त होगा। मतलब धन वाला ऋण के पास, ऋण वाला धन के पास चला जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। यहाँ जल है, जब इसको हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो रहा है। दूसरा है गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर दलित नहीं होगा प्यारे बच्चों, गलित शब्द होगा। तो 2KCl में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2K + Cl2 में यह वियोजित हो जाता है। तो वहाँ ग शब्द होगा प्यारे बच्चों, गलित होगा, दलित नहीं होगा। आगे आइए हम देखते हैं उभय अपघटन अपक्रिया, जिसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिक के आयनों अथवा मूलकों
के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। उभय अपघटन में जब दो यौगिक होते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ तथा दूसरे का पॉजिटिव पहले के निगेटिव के साथ अपक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इन अपक्रियाओं को द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं इस पर एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जब सोडियम सल्फेट एक्वस पर बेरियम क्लोराइड एक्वस की क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट सॉलिड बना लेता है। सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के विलयनों में के मिलाने पर उनके आयनों में विनिमय के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनते हैं। यहाँ पर यह अपक्रिया भी देख सकते हैं। AgNO3 पर KCl की रासायनिक अपक्रिया कराई जा रही है। तो AgNO3 का Ag धन KCl के निगेटिव पार्ट Cl से क्रिया करके AgCl बना लेता है और AgNO3 का निगेटिव पार्ट NO3 और KCl के पॉजिटिव पार्ट K से क्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेता है। नोट: अधिकांश अवक्षेपण अपक्रियाएं उभय अपघटन अपक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। जितने भी अवक्षेपण होते हैं अपक्रिया वो किसके उदाहरण होते हैं भाई? तो इसी के अपक्रिया के उभय अपघटन के उदाहरण होंगे। अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक तथा ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले कहते हैं, यह समझो। सामान्यतया रासायनिक अपक्रिया ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अपक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, या तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया होगा या तो ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रिया होगा। आइए हम देखते हैं आगे। तो यहाँ बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इसको ऐसे समझो प्यारे बच्चों कि अगर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो स्वतः अगर ऊष्मा निकलता हो, पदार्थ गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, ताप बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे मीथेन गैस को जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊष्मा निकलता है। तो जो आप घर पर चूल्हा जलाते हैं तो यह अपक्रिया इसी का उदाहरण है। जैसे आपका ईंधन गैस होगा, गैस पर खाना बनाते हैं तो वह इसमें मीथेन गैस भरा होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, साथ में भाप बनता है और ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा से खाना पकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पता नहीं चलता है, भाप उड़ जाता है, उसका हवा निकल जाता है। आइए हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया की। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनकी प्रगति में कुछ उसका मतलब शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा देने पर रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है, उस रासायनिक अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो 2HgO सॉलिड है, जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो 2Hg लिक्विड में और O2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो यह कैसी अपक्रिया है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया में पहले पदार्थ को ऊष्मा देना पड़ता है, तब जाकर रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। जबकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पदार्थ से ही ऊष्मा निकलता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। नोट: ऊष्माक्षेपी अपक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिसको LPG गैस के रूप में आप समझ सकते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जब कभी आप सांस छोड़ते हो, आगे हाथ लगा कर देखना तो वहाँ पर गर्म हवा निकलती है, क्योंकि यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। और साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बना भी देना ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। जैसे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, इसको जब आप निकालते हैं खेत में डालने के लिए तो उसमें से आप देखते होंगे कि गोबर में से गैस या धुआं या ऊष्मा निकलता है, बहुत ताप होता है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है, उसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्माशोषी अपक्रिया है, इसको ऊष्मा चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण या अपचयन, तो ऑक्सीडेशन अपक्रिया के बारे में। तो वह अपक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन का योग
या हाइड्रोजन का ह्रास या निष्कासन होता हो या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हों, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जैसे 2Cu + O2 2Cu बनता है। तो देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, यह ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ। इसी प्रकार SnCl2 पर Cl2 का जुड़ना तो SnCl4 बन जाता है। तो या तो निगेटिव पार्ट जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले, तो ऐसी अपक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे अपचयन अपक्रिया के बारे में। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का संयोग होता है या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए CuO पर हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराते हैं तो Cu + H2 बन जाता है। तो CuO यह है क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं तो कॉपर बनता है और जल निकलता है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना यह क्या कहलाएगा? अपचयन। या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड पर जब हम कार्बन की कोक की क्रिया कराते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह भी अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब बात करेंगे हम रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है, ऐसे रासायनिक अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यहाँ परिभाषा से भी देखें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रासायनिक अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड पर जब हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया करा रहे हैं तो आप यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का हम क्या कहेंगे कि अपचयन हो रहा है, और H2O को क्या कह रहे हैं कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। तो एक साथ होती है क्रियाएं प्यारे बच्चों। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस। यह वीडियो कैसा आप लोग को लगा, आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।